जनरल बाजवा से तवील मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा फ़ौज में 42 साल गुजार कर रिटायर हो चुके हैं। ये मुसलसल 6 साल आर्मी चीफ रहे। उनका दौर अच्छा था या बुरा, इसका पाकिस्तान और फ़ौज को फ़ायदा हुआ या नुकसान, ये फ़ैसला आने वाला वक्त करेगा। ताहम ये हकीकत है उनके 6 साल बहुत हंगामा खेज थे। उनके दौर में बैनुल-अक़वामी तब्दीलियाँ भी आईं और मुल्क भी सियासी, मुआशरती और मुआशी उतार चढ़ाव का शिकार रहा। चुनाचे मुस्तकबिल की सियासी और अस्करी दोनों क़यादतों को चीन, भारत, अफ़गानिस्तान, अमरीका, यूएई, सऊदी अरब और रूस से डील करने के लिए बार बार जनरल बाजवा से मशवरे की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि इन तमाम मुल्कों के साथ ताल्लुकात में जनरल साहब ने भी काम किया और उनकी क़यादत से ज़ाती ताल्लुकात भी इस्तवार किए। मुझे 22 दिसंबर को जनरल बाजवा के साथ 6 घंटे गुजारने का मौका मिला। ये अपने ज़ाती घर में शिफ्ट हो चुके हैं। इनका घर इनकी बेगम ने खुद बनवाया। ये दरमियाने साइज़ का साफ़ सुथरा घर है। बेगम साहिबा को सफाई और इंटीरियर डेकोरेशन का शौक़ है। ये ज़िंदगी भर मुख्तलिफ़ जगहों से पुरानी लेकिन सस्ती चीज़ें, एंटीक्स ख़रीदती रहीं। उन्होंने ये चीज़ें बड़े खूबसूरत तरीके से घर में सजा रखी हैं। घर में बेतहाशा सफाई है। मुझे सफाई का ये मेयार बहुत कम घरों में देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ। बेगम साहिबा बहुत सादा, मेहमान नवाज़ और आजिज़ हैं। जनरल साहब उनके इश्क में मुब्तला हैं। ये अपनी हर गुफ्तगू, अपनी हर महफ़िल में अपनी बेगम का ज़िक्र ज़रूर करते हैं। एक बार साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने ख़ातून अव्वल बुशरा बेगम के हवाले से उन्हें बताया, किसी ने आप पर जादू कर रखा है। जनरल साहब ने हंसकर जवाब दिया, ये बात सच है और मैं ये भी जानता हूँ मुझ पर किसने जादू किया है। इमरान ख़ान ने पूछा, किसने? जनरल साहब का जवाब था, मुझ पर मेरी बेगम ने जादू कर रखा है। उनकी शादी को 34 साल हो चुके हैं। उनका एसी का टेम्परेचर कम और ज़्यादा करने पर रोज़ाना झगड़ा होता है, लेकिन बेगम साहिबा ने जनरल साहब की हया और किरदार पर एक बार भी शक नहीं किया। ये पूरी ज़िंदगी सामने मौजूद खातून को बहन, बेटी और माँ कहते और समझते रहे और बेगम साहिबा को उनके इस रवैये की मुतरिफ़ हैं। इनके दोनों बेटे आला तालीम याफ्ता हैं। बेगम साहिबा को वालिद की तरफ से जो कुछ मिला वो उन्होंने बेटों की तालीम पर ख़र्च कर दिया। उनके एक समधी साबिर मिट्ठू लाहौर में प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता हैं। ये अमीर हैं लेकिन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं। लोगों को ये रिश्ता बेजोड़ महसूस होता था, लेकिन असल हकीकत ये है, साबिर मिट्ठू खुद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर उन्होंने अपने बच्चों को आला तालीम दिलाई। जनरल साहब की बहू महानूर बर्कले की ग्रेजुएट हैं और ये वो इदारा है जिसमें जुल्फ़कार अली भुट्टो पढ़ते रहे। इस रिश्ते की इब्तदाई बातचीत उस वक्त शुरू हुई थी जब जनरल कमर जावेद बाजवा मेजर जनरल थे और उस वक्त दूर दूर तक उनके आर्मी चीफ बनने का कोई इम्कान नहीं था। महानूर साबिर इब्तदाई बातचीत के बाद तालीम के लिए बाहर चली गईं। ये वापस आईं तो शादी हो गई। जनरल बाजवा अपने असासों से मुतल्लिक खबर पर दुखी हैं। ये जानते हैं एफबीआर के एहलकारों ने 20 लाख रुपए लेकर 50 लोगों का डाटा लीक किया और रिपोर्टर ने साबिर मिट्ठू के असासे उनके खाते में डालकर उन्हें बदनाम कर दिया। ये अब अपने असासों का फॉरेंसिक ऑडिट करा रहे हैं। 1980 से जब उनकी तनख्वाह 1450 रुपये थी और ये जब 29 नवंबर 2022 को रिटायर हुए, ये अपने 42 साल के एक एक पैसे का हिसाब देंगे और फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट पब्लिक कर देंगे। ये अपने वालिद और अपनी वालदा से अकीदत की हद तक मोहब्बत करते हैं। उनके वालिद मोहम्मद इकबाल बाजवा फ़ौज में कर्नल थे। वो 1967 में क्वेटा में अपने दफ्तर में हार्ट अटैक से इंतकाल कर गए। जनरल साहब उस वक्त 7 साल के बच्चे थे। उनकी वालदा ने अपने 5 बच्चों की परवरिश बड़ी तवज्जो और मेहनत से की। जनरल साहब ने अपने वालिद की आखिरी दिन की यूनिफॉर्म फ्रेम कराकर अपनी स्टडी में लगा रखी है, जबकि वालदा का दिया हुआ पंचसूरा पूरी ज़िंदगी उनकी जेब में रहा। घर में जगह जगह वालिद और वालदा की तस्वीरें लगी हैं। ये अपने ससुर जनरल एजाज़ अमजद का भी बड़ी मोहब्बत से जिक्र करते हैं। ये चाय बहुत अच्छी पीते हैं, कप में केक रस्ट बोकर खाते हैं और अपनी सादगी को इंजॉय करते हैं। ये हंसकर बताते हैं, मियाँ नवाज शरीफ का एक खानसामा चाय बहुत अच्छी बनाता था। वो मियाँ साहब के साथ चला गया। इसके बाद वज़ीर आज़म हाउस की चाय अच्छी नहीं रही। जनरल साहब के पास किताबों और यादों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। उन्हें तारीखें याद नहीं रहती, लेकिन वाक़यात तमाम तर जुज़ियात के साथ याद हैं। जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के दरमियान इख्तलाफ़ात का तासुर आम है, जबकि असल सूरत हाल मुख्तलिफ है। जनरल फैज़ हमीद रिटायरमेंट के बाद उनसे मुलाकात के लिए भी आए और दोनों अब मिलकर वेलफेयर का कोई प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं। मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान उनके समधी साबिर मिट्ठू के दोस्त हैं और उनके ज़रिए उनसे उनका राब्ता रहा, लेकिन इन मुलाकातों के दौरान कभी मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान ने इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बात की और ना जनरल बाजवा साहब ने उन्हें करने दी। मोहम्मद ज़ुबैर जनरल बाजवा के मामूज़ाद अंजुम वड़ाइच के दोस्त और क्लास फ़ेलो हैं। ये अंजुम वड़ाइच के रेफरेंस से उन्हें मिलते थे। अलीम ख़ान के ससुर राजा मोहम्मद साबिर मरहूम उनके ससुर जनरल एजाज़ अमजद के दोस्त थे और इस ताल्लुक़ से उनकी अलीम ख़ान से 3 मुलाकातें हुईं। जहांगीर तरीन इमरान ख़ान को लेकर पहली बार उनके घर आए थे। ये इमरान ख़ान की चंद खूबियों के आज भी मुतरफ़ हैं, ताहम ये बार बार जिक्र करते हैं, नवाज़ शरीफ ने उन्हें हमेशा इज़्ज़त दी।
ان کی میاں نواز شریف سے 2017 کے بعد صرف ایک بار ٹیلی فون پر بات ہوئی، اور وہ بھی انہوں نے بیگم کلثوم کے انتقال پر تعزیت کے لیے میاں صاحب کو فون کیا تھا۔ یہ عمران خان کی کابینہ کے چند وزراء کی کارکردگی اور محنت کی تعریف کرتے ہیں، بالخصوص یہ حفیظ شیخ کی اپروچ کو یاد کرتے ہیں، فروغ نسیم کی بھی تعریف کرتے ہیں، عثمان بزدار اور شہزاد اکبر کو عمران خان کی ناکامی کی بڑی وجہ قرار دیتے ہیں۔ یہ دنیا سے $13.5 ارب لے کر پاکستان آئے۔ FATF، ریکوڈک اور افغانستان، چین، سعودی عرب، UAE، قطر اور امریکہ کے ساتھ سفارتکاری ان کے اہم کام ہیں۔ مجھے محسوس ہوا فوج کو نیوٹرل کرنا اور سیاست سے باہر لانا ان کا مشکل ترین کام تھا، اور یہ اسے درست اپروچ بھی سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں ملک صرف جمہوریت، معاشی استحکام اور ڈائیلاگ سے چل سکتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں سیاستدانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے اپنا بوجھ خود اٹھانا چاہیے تاکہ فوج سیکورٹی پر توجہ دے سکے۔ سیاست فوج کا کام نہیں، اور یہ جب بھی سیاست میں آئی ملک کو نقصان ہوا۔ یہ سمجھتے ہیں فوج کو سیاست سے باہر لا کر انہوں نے اپنی قربانی دے دی، لیکن فوج کو بچا لیا۔ ان کے لیے یہ بہت آسان تھا، یہ عمران خان کو سپورٹ کرتے رہتے، اپنی مدت پوری کرتے اور عمران خان سے اپنے حق میں الوداعی تقریر کروا کر رخصت ہو جاتے، لیکن یہ ملک اور جمہوریت کے لیے خطرناک تھا، چنانچہ انہوں نے اپنی قربانی دے دی۔ مجھے محسوس ہوا یہ ایکسٹینشن کو اپنی بڑی غلطی سمجھتے ہیں، اور اس پر انہیں بہت افسوس ہے، مگر یہ سچ ہے۔ عمران خان نے ان کو اعتماد میں لیے بغیر یہ فیصلہ کیا، تاہم انہیں انکار کر دینا چاہیے تھا، لیکن افغانستان، بھارت اور داخلی معاملات میں اس وقت تک اتنے الجھ چکے تھے کہ یہ مجبور ہو گئے، مگر یہ اس مجبوری کے باوجود اسے اپنی غلطی سمجھتے ہیں۔ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان میں رہیں گے، یہ کسی دوسرے ملک میں عارضی یا مستقل رہائش اختیار نہیں کریں گے۔ مجھے محسوس ہوا یہ میر صادق اور میر جعفر کے خطاب، غداری کے ٹائٹل اور سازش کے بیانیے پر اداس ہیں۔ یہ جو کچھ جانتے ہیں، یہ اگر اس کا 5% بھی بیان کر دیں تو ان کے مخالفوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، لیکن یہ جواب نہیں دینا چاہتے۔ یہ اپنے ٹوین پوتوں کے ساتھ ریٹائرڈ زندگی انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اپنا کیس اللہ پر چھوڑ چکے ہیں، تاہم یہ سمجھتے ہیں ان سے اور فوج دونوں سے ماضی میں بہت غلطیاں ہوئیں۔ ہم نے ان غلطیوں سے سیکھا، اور ہمیں اب یہ غلطیاں دہرانی نہیں چاہیے۔ یہ جنرل فیض حمید کی انتھک محنت کا بھی اعتراف کرتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں یہ شخص 18 گھنٹے کام کرتا تھا، اور اس ملک کے لیے خدمات ناقابل فرموش ہیں۔ یہ جنرل عاصم منیر کی ایمانداری، پروفیشنلزم اور ملک سے محبت کے بھی معترف ہیں۔ ان کا خیال ہے جنرل عاصم عربی زبان جانتے ہیں، گلف کے تمام معاملات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، ان کے شاہی خاندانوں سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ یہ DGMI اور DGISI رہے ہیں، مکمل سولجر ہیں اور ہر قسم کا پریشر برداشت کر لیتے ہیں، لہٰذا یہ فوج اور اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے آسانی سے نپٹ لیں گے۔ تاہم ان کو خدشہ ہے کہیں ان کی طرح نئے آرمی چیف کے خلاف بھی ٹرولنگ نہ شروع ہو جائے، اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو یہ ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا۔ یہ گرینڈ ڈائیلاگ اور جمہوریت دونوں کے حامی بھی ہیں، اور کھلے دل سے اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں، لیکن اتنے احسانات کے بعد انہیں عمران خان سے اس رویے کی ہرگز توقع نہیں تھی۔